नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज फिर से एक नई कहानी के सफर पर। स्वागत है आपका स्टोरी वर्ल्ड में और इस कहानी का शीर्षक है ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ये क्या सुलेखा, आज भी खाने में नमक ज्यादा कर दिया? कभी कम कर देती हो। सच है तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं। और ये क्या, कितनी बार कहा है जब मैं खाना खाने बैठूं तब एटलीस्ट रोटियां सेक के मत रखा करो, गरम गरम सेक कर दिया करो। ठंडी रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती। अमूमन तो ये ताने देखे जाते हैं ज्यादातर सास और बहू के रूप में, पर सुलेखा की जिंदगी में रितेश ही सास बन गया था। पति के सुख से ज्यादा सास रूपी तानों से सुलेखा का दिल हर रोज छलनी होता था। जब शादी की बात चल रही थी तो रितेश के आए रिश्ते में सब यही कहते थे कि सुलेखा अच्छे से अपना जीवन जी पाएगी क्योंकि सास नहीं है। वहां तेरा ही राज होगा, जो तू चाहेगी वही होगा। पर मेरा दिल घबराता था। वहां कोई महिला नहीं थी, एक रितेश और उसके पापा, और मेरा घर तो लोगों से भरा पड़ा था। हर सुख दुख के साथी थे यहाँ। कोई भाभी के रूप में, कोई चाची के रूप में, माँ दादी छोटी बहनें सब तो थे। जिंदगी खुशहाल थी। कभी तन्हा जीवन जिया ही नहीं मैंने। इसलिए घबराती थी कि कभी जरूरत पड़ी तो मैं किसे अपना दुखड़ा बताऊंगी। बीती यादों से निकलकर हकीकत से रूबरू हुई। रितेश पता नहीं शुरू से ही छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी करते थे। उन्हें लगता था कि कोई नौकरानी आ गई है जिस पर वो सिर्फ हुक्म चला सकते हैं। रात को अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पत्नी जैसा प्यार देते और दिन भर तानों की बरसात। कभी कभी तो हाथ भी उठ जाता था, पर वो मेरे गालों तक नहीं पहुंचता था। अंदर ही अंदर घुट रही थी मैं। बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। जाने अनजाने ख्वाहिशों के बलि अब चढ़ना मंजूर नहीं था मुझे। पर क्या करती, ये भी समझ के बाहर था। घर का एक सामान भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। दो बोल प्यार के तो दूर, कुछ पूछो तो सही जवाब भी नहीं देते थे। ये रोज की बात थी, पर इस जिंदगी की सुलेखा ने परिकल्पना कभी की नहीं थी। वक्त बीतते बीतते वो वक्त भी आया जब वो माँ बनने की दहलीज पर कदम रखी, पर खुशी के बजाय वो परेशान हो गई। ऐसे माहौल में सुलेखा अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। तो रात को जैसे ही रितेश आया, रोज की तरह दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी तो वो चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? सारा दिन भर टीवी देखती रहती हो। खून का घूंट पी कर के सुलेखा ने अनसुना कर दिया। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? सुलेखा कभी कभी यही सोचती थी। खाना खाने के बाद सुलेखा ने बहुत हिम्मत कर आज रितेश को हकीकत से अवगत कराना मुनासिब समझा। रितेश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब रात को तो चैन लेने दो। इतना थका हुआ हूँ मैं और तुम पंचायत करना चाहती हो। तो सुलेखा ने कहा, आपको और मुझे सारी उम्र चैन मिल सके, इसीलिए आज मैं ये बात करना चाहती हूँ। मैं अब और आपके साथ नहीं रह सकती। शायद मैं आपकी इच्छाओं पर खरी नहीं उतर पाई, और अब जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो शायद यह निर्णय सही भी लगता है। आज तक मैं खुद के लिए तो खड़ी नहीं हो पाई, पर मेरे बच्चों को मैं इस माहौल में नहीं लाना चाहती जहाँ उसका पिता उसकी माँ को महज एक नौकरानी के सिवा कुछ नहीं समझता। जहाँ उसकी माँ की भावनाओं की कद्र नहीं, वहाँ उसकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? ये सुन करके रितेश के हाथों से जैसे फाइल छूट गई। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी बात और तुमने मुझसे छुपाई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खुद को समझती क्या हो तुम? इसी वजह से मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी आपके इस व्यवहार से पीड़ित हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले इस बच्चे के लिए काफी नहीं हूं?
तुम्हें क्या लगता है कि अकेले तुम बच्चे को पाल लोगी? तुम अबला हो, ये याद रखना। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। और मेरे बच्चे के लिए आज नहीं तो कल तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो सुलेखा ने कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है रितेश, और दोष तुम्हारा नहीं, क्योंकि इतने वक्त से मैंने ही तुम्हारी इस गलत फहमी को बढ़ने दिया। काश जब पहली बार तुमने मुझसे बदसलूकी की उसी वक्त मुझे ये कदम उठा लेना चाहिए था। और यह भी तुम्हारी गलत फहमी है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, औरत हूँ पर अबला नहीं। और चुप रही, क्योंकि तुम कहीं खुद की इज्जत करना ना छोड़ दो। और सवेरा होते ही सुलेखा घर छोड़कर चली गई। ये शायद सुलेखा के लिए आजादी की सुबह थी, पर रितेश की मुश्किलें इसी सुबह से शुरू होने वाली थी। सुलेखा अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? इतनी आवाजें लगाने पर भी जब जवाब नहीं मिला तो रितेश ने बाहर आकर देखा। सभी जगह देखा पर कोई नहीं था। सामने बाबूजी खड़े थे। आपने सुलेखा को देखा है? कहाँ है? क्या सुबह सुबह बाजार निकल गई? नहीं बेटा, वो तेरे पिंजरे को तोड़कर उड़ गई। काश तूने उसकी कद्र की होती तो आज वो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। अच्छा, तो इतना घमंड की घर छोड़कर चली गई? जाने दो बाबूजी, वो क्या समझती है, ये घर उसके बिना चलेगा नहीं। तो बाबूजी ने कहा, बेटा घर तो उसके आने के बाद ही बसा था। तेरी माँ के चले जाने के बाद तो ये घर बेजान हो गया था। फिर से इस घर को सुलेखा ने ही बनाया था। तुझे ममता की छांव मिलती तो तू इतना कठोर हृदय का नहीं होता, एक औरत की भावनाओं की कद्र करता। पर तेरी माँ तुझे बचपन में छोड़कर चली गई और मैं रुपए कमाने में इतना व्यस्त हो गया, जिसका नतीजा आज यह निकला कि तूने खुद से अपनी गृहस्थी पर ग्रहण लगा दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी कि उसे तेरी जरूरत है। एक मर्द कितना भी आगे निकल जाए पर एक मोड़ पर उसे एक औरत की ही जरूरत होती है, वही उसे पूरा करती है। जो माँ बनकर उसे जन्म देती है, लालन पालन करती है, बहन बनकर उसे दोस्त की तरह मदद करती है और एक पत्नी बनकर उसके अधूरे जीवन को पूरा करती है और एक बेटी बनकर उसके बचपन को फिर से जीवंत करती है। काश तू ये बात वक्त रहते समझ पाता। आज यह सब सुनकर के रितेश की आंखों में नमी तो दिखाई दी, पर शायद अहम उससे ज्यादा बड़ा था। आप चिंता मत करो बाबूजी, मैं सब कर लूंगा। उधर देखा ऑफिस के लिए देर हो रही है और सुबह की चाय जो बिस्तर पर मिल जाया करती थी वो अभी पतीले का इंतजार कर रही थी। रितेश ने रसोई की तरफ कदम बढ़ाया, पर जब से सुलेखा आई थी वो इस हिस्से पर नजर ही नहीं डाला था। इतने वक्त के बाद फिर से वही जिंदगी जीना जैसे वो भूल गया था। जैसे तैसे चाय बनी, एक प्याला बाबूजी के लिए और एक खुद के लिए। आज चाय की चुस्की में वो मजा नहीं था, पर अभी भी अहम का तड़का हर बेस्वाद चीज में स्वाद का अनुभव करा रहा था। देखा घड़ी में 9 बज गए थे। अब तक तो नाश्ता टेबल पर और टिफिन तैयार होता था, पर आज तो लग रहा था श्री गणेश होने में वक्त लग जाएगा। रितेश ने फोन उठाया और ऑफिस में देरी से आने को कहा। तभी बाबूजी के पास सुलेखा का फोन आया। सुलेखा बेटा, क्यों चली गई तुम ऐसे घर छोड़कर? रितेश के कान वहीं पर थे। बेटा सब अस्त व्यस्त हो गया है, मुझे माफ कर दो बाबूजी, पर अब मैं उस घर में रितेश के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैंने यही बताने को फोन किया है कि आपकी दवाइयाँ बस आज की ही हैं। रितेश को कह देना कि वो ले आए, वक्त पर अपनी दवाइयाँ लेना। मैंने फिर से कमला बाई से बात की थी, वो आज से देरी से आएगी पर कल से वक्त पर आ जाएगी। खाना और घर का सारा काम वो कर देगी। रितेश से कह देना कि वक्त पर उसका पेमेंट कर दे बस। अच्छा प्रणाम बाबूजी, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। रितेश का दिल धक धक कर रहा था, जैसे दिल को तो कमी महसूस हो रही थी पर जुबान पर अभी भी कड़वापन था। उसे लगा पिताजी फिर कुछ कहेंगे, बस इतना बोले कि मेरी दवाइयाँ ले आना और चले गए। आज रितेश बिना कुछ खाए ही ऑफिस निकल गया। पूरा दिन ऑफिस में बस सुलेखा के बारे में सोचता रहा, पर अभी भी बस गुस्सा ही उसके दिल और दिमाग में दीमक बनकर जमा हुआ था।
तभी घर से फोन आया। साहब जी, मैं कमलाबाई बोल रही हूँ, आपके बाबूजी बाथरूम में गिर गए, सर से खून आ रहा है। मैं दवा खाने ले जा रही हूँ, पास के ही, आप आ जाओ। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक सुलेखा बाबूजी का पूरा ध्यान रखती थी। सुबह सुबह नहाकर आया तो बाथरूम साफ करना भूल गया था। रोज तो सुलेखा कर दिया करती थी, तो याद नहीं आया आज। रितेश ने तुरंत अस्पताल की तरफ रुख किया। एक बार फोन भी उठाया सुलेखा को बताने के लिए, पर अहम का कीड़ा फिर से काट गया। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा चोट तो नहीं आई है, थोड़ा सा सर में चोट आई है, खून निकला है, मरहम पट्टी करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन इस उम्र में बाबूजी का खास ख्याल रखें, हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी नहीं। रितेश बस जी डॉक्टर कह रहा था, पर बाबूजी ने एक शब्द नहीं बोला, जैसे उनकी खामोशी रितेश को कचोट रही थी। आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। हाँ बेटा, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लिया हूँ, आपका ध्यान रखूंगा। कब तक छुट्टी लेगा बहू? बहू ने सब इंतजाम कर दिया है। ये कमलाबाई है ना, ये ध्यान रख लेगी मेरा, तू ऑफिस जा। रितेश ऑफिस चला गया, पर ध्यान तो घर पर ही टिका था। इतने में उसके ऑफिस में साथ काम करने वाली राहुल, ऑफिस में उसके साथ राहुल काम करता था, वो आया। रितेश, मैं 15 दिन की छुट्टी पर हूँ। 15 दिन? ऐसा क्या हुआ है? ले मिठाई खा, मुझे बेटा हुआ है, अब नीता को मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं उसके लिए छुट्टी ले रहा हूँ। कुछ दिन पत्नी के नाम, वो इतना कुछ करती है मेरे लिए, तो मेरा फर्ज भी बनता है। रितेश याद कर रहा था कि शायद ही उसने कभी सुलेखा के लिए छुट्टी ली हो। घर आया तो देखा कि सुलेखा के माता पिता आए हुए थे रितेश के पिताजी का हालचाल पूछने। रितेश न जाने क्यों उनसे खुद की नजरें नहीं मिला पा रहा था, जैसे कोई पाप कर बैठा था। रितेश ने दोनों के पैर छुए, उन्होंने खुश रहो का आशीर्वाद दिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, सुलेखा आपकी बहुत चिंता कर रही थी, इसलिए हम देखने चले आए। वो इस घर में अब नहीं आना चाहती, आप अपना ध्यान रखिएगा। रितेश को इंतजार था कि ये तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो सुनाएंगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं, जिसने उनकी बेटी के साथ बदसलूकी की और वही आज तुम्हारे बाबूजी की तबीयत पूछने आए। रितेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया था। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। पोस्ट के जरिए नोटिस आया तलाक का। आज उसे देख सच में रितेश की आंखों में थमा वो आंसू बाहर निकल ही गया था और वो अपने पिताजी के पैर पकड़कर बहुत रोया। मुझसे गलती हो गई बाबूजी, जाने किस अहम में मैं जी रहा था। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मैंने किसी की कदर नहीं की। कितना सुनाया उसे, कितना सताया, पर उसने एक उफ तक नहीं की। और आज उसने अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति, और अब ईश्वर ने मौका दिया एक अच्छा पिता बनने का, तो मैंने उसे भी ठोकर मार दी। कैसे समझाऊंगा मैं उसे? मुझ में तो उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं है। तो बाबूजी ने कहा, देर आया सवेर आया, तुझे एहसास तो हुआ, जा माफी मांग ले मेरी बहू से, उसे घर ले आ। वो इतना बड़ा दिल रखती है कि तुझे माफ कर देगी, और एक अच्छा इंसान बन। रितेश ने देर नहीं की जाने में सुलेखा के घर पहुंचा। सबसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। दीदी जीजाजी भी आए हुए थे नीचे। सुलेखा तुरंत नीचे हॉल में भागी। देखा रितेश हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोषी हूँ आप सबका। बहुत दुख दिया मैंने आपकी बेटी को, और आपने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। सुलेखा को सामने देख घुटनों पर आ गया। मुझे माफ कर दो सुलेखा, मैं समझ गया कि एक औरत के बिना एक मर्द का जीवन अधूरा है। तुम्हें मेरी नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद एक आंसू तुम्हारी आंखों से नहीं बहेगा। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेने आया हूँ। अपने घर चलो, वो तुम्हारा घर है। मुझे एक मौका दे दो। सुलेखा वापस अंदर जाने को मुड़ी। क्या तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? अरे कपड़े पैक करने जा रही हूँ साथ चलने के लिए, अभी आती हूँ। अरे सुषमा, दामाद जी आए हैं, उनका स्वागत ऐसे करोगी? जाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। सबका हृदय देख आज रितेश खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था।
पर उसने अपनी गृहस्थी को तो बचा ही लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे अहम पालने वाले इंसान की, एक ऐसे मर्द की जो समझते हैं कि एक औरत जो होती है वो पैरों की जूती होती है, उसका खुद का कोई मान सम्मान नहीं होता। उसे ये महसूस होता है कि उसे हर वक्त एक मर्द की जरूरत होती है, जबकि ये सच नहीं है। एक औरत को मर्द की जरूरत नहीं होती है, ये उनकी गलतफहमी होती है। दोस्तों, एक मर्द ये भूल जाता है कि वो एक औरत के बिना अधूरा है। उसका अहम हमेशा उससे औरत पर जुर्म कराता है, पर एक औरत सहनशीलता की मूरत होती है जो लाखों तकलीफें सहने के बाद भी पिघल जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी और आप भी इंतजार कीजिए मेरी अगली कहानी का। बाय बाय।